एडवांस इकोनोमेट्रिक्स। एडवांस इकोनोमेट्रिक्स में आपका रादर यूनिट 1 है, इंट्रोडक्शन टू इकोनोमेट्रिक्स। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन टू इकोनोमेट्रिक्स में आपकी जनरल नॉलेज की फॉर्म की होगी। व्हाट इज़ पैनल डेटा, व्हाट इज़ क्रॉस सेक्शनल डेटा, व्हाट इज़ टाइम सीरीज डेटा, एक जनरल इंट्रोडक्शन है ये देने की। यूनिट 1 से आपके एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट, यूनिट 2 लिखा हुआ लीनियर रिग्रेशन मॉडल मैट्रिक्स अप्रोच। बेसिकली मैट्रिक्स अप्रोच आपको करनी है इस वाले यूनिट के अंदर, यूनिट 2 के अंदर। और मैट्रिक्स अप्रोच में जो चीज़ें आपने पहले की है उसको दोबारा आपको मैट्रिक्स के थ्रू करना है, रादर से मल्टीपल रिग्रेशन ऑनवर्ड। रिव्यू ऑफ मॉडल स्पेसिफिकेशन का मतलब जो आपने पहले किया इंट्रोडक्टरी इकोनोमेट्रिक्स में, ठीक है, वही आपको एक बार रिव्यू करनी है, क्योंकि आपकी रीडिंग चेंज हो रही। रादर पहले रीडिंग होती थी गुजराती की, अब रीडिंग होगी वोल्ट्रिच की। तो उन्होंने एक रिव्यू डाल रखा है। ऑल्दो मेरे हिसाब से क्वेश्चन मैट्रिक्स अप्रोच से ही आएगा आपका, मैट्रिक्स अप्रोच छोड़कर किसी और से क्वेश्चन नहीं आएगा। और यहाँ एक 10 मार्क्स का कंपल्सरी क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। टोटल तो 90 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे आपके, यहाँ एक 10 मार्क्स का ऑब्वियसली कंपल्सरी क्वेश्चन है। इसका तो वो क्वेश्चन इन जनरल मेरे हिसाब से मैट्रिक्स अप्रोच से होगी आपकी। नेक्स्ट है उसके बाद है लिमिटेड डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब डिपेंडेंट आपने पढ़ा होगा, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स डमी होते हैं, रादर से बाइनरी वेरिएबल्स होते हैं जो 1-0 वैल्यू लेते हैं। यदि आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल बाइनरी हो, ठीक है, रादर से 1-0 वैल्यू ले, तो बेसिकली लिमिटेड डिपेंडेंट वेरिएबल्स के अंदर काउंट होगा। और इसके अंदर आपको 3 मॉडल्स करने हैं, लॉजिट, प्रॉबिट एंड टॉबिट। क्लियर। तो डिपेंडेंट वेरिएबल बाइनरी के केस में, क्लियर, एक तो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल बाइनरी होती है, बाइनरी मतलब 2 वैल्यूज़ ले, ठीक है, मेल के लिए एक अलग वैल्यू, फीमेल के लिए एक अलग वैल्यू। और एक केस होता है जब डिपेंडेंट वेरिएबल बाइनरी वैल्यूज़ ले 1-0, तो ऑब्वियसली उसके लिए 3 मॉडल्स आपको स्टडी करने हैं, लॉजिट, प्रॉबिट एंड टॉबिट। टॉबिट बेसिकली किसी और डेटा के लिए होता है, दैट डेटा इज कॉल्ड ट्रंकेटेड डेटा। नेक्स्ट है जी यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में आपके 2 पार्ट है, एक इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल और दूसरा साइमल्टेनियस इक्वेशन। नेक्स्ट लास्ट यूनिट है यूनिट 5, दैट इज डायनेमिक मॉडल एंड पैनल डेटा मॉडल। डायनेमिक मॉडल एंड पैनल डेटा मॉडल। यूनिट 1 से कोई क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में नहीं है। यूनिट 2 से एक 10 मार्क्स का स्पेशल क्वेश्चन है जो कंपलसरी होगा। और रही बात 3, 4, 5 से आपके 5 क्वेश्चंस होंगे, 5, और 5 में से आपको 4 करने होंगे। हर एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का हो, ईच क्वेश्चन 20 मार्क्स। तो मुझे बताइए, वैसे तो 25 100 होता है, लेकिन करने आपको 5 में से 4 है, ठीक है। 5 में से 4 क्वेश्चन होते हैं जो आपको करने हैं। एक क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो, क्लियर। और वेटेज 20 × 4, 20 × 4 मतलब 4 ही क्वेश्चन करने, तो ऑब्वियसली 20 × 4 80, और एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन यूनिट 2 से, दैट इज 90। क्लियर। तो यहाँ 3, 4 और 5 से 5 में से 4 क्वेश्चंस आपको करने हैं। उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि हर एक यूनिट को कवर करने की कोशिश एग्जामिनर करेगा। ऐसा नहीं कि कोई यूनिट आप स्किप कर सकते हैं, स्किप करने की कोई पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं हो रही है। क्लियर। तो ये आपको उन्होंने करने के लिए दिया आपको। बुक जो अब आपकी फॉलो होगी, एक तो ओल्ड्रिच है, इंट्रोडक्शन टू इकोनोमेट्रिक्स, और दूसरा है स्टॉक वाटसन, वो भी इंट्रोडक्शन टू इकोनोमेट्रिक्स के नेम से ही जानी होती है। 80% कंटेंट आपकी, 80 क्या 90% रादर से, ठीक है, 90% बहुत हो गया, 90% कंटेंट आपकी ओल्ड्रिच से होगी और 10% हार्डली आपके स्टॉक वाटसन से होगी। क्लियर। तो जो भी करना है वो ओल्ड्रिच ही मेन करना है, स्टॉक वाटसन से आपको थोड़ा बहुत नॉलेज, ऑल्दो यहाँ आप वो यूज़ कर सकते थे बेसिक इकोनोमेट्रिक्स में गुजराती, लेकिन उन्होंने यूज़ नहीं किया है। ऑब्वियसली उन्होंने इसको मेन रीडिंग बनाई है, और जो थोड़ा बहुत, ठीक है, माइनर कोई सप्लीमेंट है वो उन्होंने स्टॉक वाटसन से कंसिडर किया है। हमारा काम वहीं से स्टार्ट करना है जहाँ से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा, रादर से लीनियर रिग्रेशन बाय मैट्रिक्स अप्रोच। ठीक है, तो पुट द हेडिंग मैट्रिक्स अप्रोच टू लीनियर रिग्रेशन।
मैट्रिक्स अप्रोच टू लीनियर रिग्रेशन। यानी कि मैट्रिक्स अप्रोच टू लीनियर रिग्रेशन स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें, ठीक है, मैट्रिक्स अलजेब्रा की होनी चाहिए नॉलेज। मैट्रिक्स अलजेब्रा की नॉलेज वैसी नहीं जो आपने मैट्रिसेस के अंदर कर रखा है, ठीक है, कुछ माइनर चीज़ों की नॉलेज जो आपने वहाँ नहीं कर रखा है और यहाँ आपको हर एक क्वेश्चन के हर एक स्टेप पे जरूरत पड़ेगी। क्लियर? तो पहले मैं आपको मैट्रिक्स अलजेब्रा और मैट्रिक्स में डिफरेंशिएशन कैसे होता है ये दो बता देता हूँ, उसके बाद हम टू द पॉइंट आएंगे मैट्रिक्स अप्रोच टू लीनियर रिग्रेशन के अंदर। तो स्टार्ट की सबसे पहले मैट्रिक्स अलजेब्रा। Write down first point, a row vector, write down a row vector post multiplied by column vector, a row vector post multiplied by a column vector is a scalar. A row vector post multiplied by column vector is a scalar। ठीक है, स्केलर वर्ड को अंडरलाइन करो आप। क्या लिखा आपने? रो वेक्टर पोस्ट मल्टीप्लाइड बाय कॉलम वेक्टर इज अ स्केलर। राइट डाउन फॉर एग्जांपल, सपोज हमारे पास है u, u1, u2, un, यानी कि हम वेक्टर को इन जनरल कॉलम में ही लिखते हैं। ये जनरल ट्रेंड लाइन है लिखने का कि वेक्टर यदि आपको लिखना है तो कॉलम में लिखना होगा। ठीक है, आप इसे कह सकते हैं कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक, क्लियर? आपको रो वेक्टर में लिखना है तो ट्रांसपोज करके लिखो देयरफॉर u ट्रांसपोज आपकी होगी u1, u2, un। यहां तक कोई प्रॉब्लम? उन्होंने कहा है रो वेक्टर ऑब्वियसली ये वेक्टर पोस्ट मल्टीप्लाइड बाय कॉलम वेक्टर, ठीक है, इज अ स्केलर। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? u ट्रांसपोज u निकालना होगा। तो लिखो u ट्रांसपोज u1 से लेकर un तक और मल्टीप्लाई करो u1 से लेकर un तक। आपको मतलब मल्टीप्लिकेशन के लिए जो आपके पास साइज ऑफ द मैट्रिक्स है ये आपकी है n क्रॉस 1 और ये आपकी है 1 n रोज 1 कॉलम और ये क्या है 1 रो n कॉलम। तो 1 into n मैं यहाँ इंडिकेट कर देता हूँ आपको और ये आपकी हो गई n into n। ऑब्वियसली n और n कैंसिल आउट आपका, ये n और n कैंसिल आउट, ऑब्वियसली 1 क्रॉस 1 आएगा आपका। तो आप इसे लिखो, राइट डाउन, मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लिकेशन तो आपके नॉलेज में है ना, फर्स्ट कॉलम, ठीक है, मतलब फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम। तो ये आपके एलिमेंट्स आएंगे u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस un स्क्वायर, ऑब्वियसली 1 क्रॉस 1। तो 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स आपको, ठीक है, ऐसे मान लो आपके पास एक कोई एलिमेंट है 5, आप सिंपली उसे 5 लिखो या 5 को मैट्रिक्स में पुट कर दो और साथ में उसका साइज 1 क्रॉस 1 बना दो। इन दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सेम ही बात मानी जाएगी। तो ये जो आपकी वैल्यू आई ये ऑब्वियसली हुई u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस un स्क्वायर। ऑब्वियसली एक सिंगल वैल्यू होगी, ठीक है, इसलिए सिंगल वैल्यू होने के कारण इसे हम कहते हैं स्केलर। नेक्स्ट आई पॉइंट नंबर 2, लिखो अ कॉलम वेक्टर पोस्ट मल्टीप्लाइड बाय रो वेक्टर, अ कॉलम वेक्टर पोस्ट मल्टीप्लाइड बाय रो वेक्टर इज अ मैट्रिक्स। अ कॉलम वेक्टर पोस्ट मल्टीप्लाइड बाय अ रो वेक्टर इज अ मैट्रिक्स। लिखा आपने, स्टार्ट करो, एग्जाम्पल वही लेते हैं। अब आपको, अभी आपने क्या निकाला? u ट्रांसपोज u निकाला था, तो u ट्रांसपोज क्या था? रो वेक्टर।
पोस्ट मल्टीप्लाइड बाय क्या हुआ, कॉलम वेक्टर। अब क्या कह रहा है उसे, कॉलम वेक्टर पोस्ट मल्टीप्लाइड बाय रो वेक्टर। तो मुझे बताइए रो वेक्टर पोस्ट सॉरी कॉलम वेक्टर पोस्ट मल्टीप्लाइड बाय रो वेक्टर। लिखो फॉर एग्जांपल u इंटू यू ट्रांसपोज। u क्या है आपका, कॉलम वेक्टर, u ट्रांसपोज क्या है, रो वेक्टर। तो आप इसे राइट लो, ये आपकी हो जाएगी u1 u2 un। किस साइज की मैट्रिक्स है, n क्रॉस 1। मल्टीप्लाई करो u1 u2 un, ये आपकी क्या है 1 क्रॉस n। तो क्या आएगा ये, ऑब्वियसली n क्रॉस n आएगा। तो ये आपका टर्म आ जाएगा u1 स्क्वायर। मल्टीप्लाई करने आता ही है, a11 को मल्टीप्लाई पहले इससे होगा, तो ये आएगा u1 स्क्वायर। नेक्स्ट u1 को u2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा u12। नेक्स्ट ऐसे ही u1 को un से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा u1n। नेक्स्ट u2 को u1 से मल्टीप्लाई करो, u2 u1। नेक्स्ट u2 इंटू u2 दैट इज u2 स्क्वायर। नेक्स्ट u2n। नेक्स्ट u3 u1, ऐसे आएगा u3 u2 u3 un। और लास्टली क्या आएगा, सेम प्रोसीजर पे आप चलोगे तो un u1 un u2 और ये आ जाएगी un स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने आपको दो स्टेटमेंट का, रो वेक्टर पोस्ट मल्टीप्लाइड बाय कॉलम वेक्टर इज अ स्केलर। सेकेंड लाइन मैंने आपसे कहा अ कॉलम वेक्टर पोस्ट मल्टीप्लाइड बाय रो वेक्टर, पोस्ट मल्टीप्लाइड बाय रो वेक्टर इज अ मैट्रिक्स। क्लियर। नेक्स्ट आइए थर्ड वन। थर्ड वन आओ लिखो अ मैट्रिक्स, राइट डाउन अ मैट्रिक्स पोस्ट मल्टीप्लाइड बाय, a matrix post multiplied by column vector, a matrix post multiplied by a column vector is a column vector, a matrix post multiplied by a column vector is a column vector। लिखो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास A एक मैट्रिक्स है, A11 A12 A1n। नेक्स्ट A21 A22 A2n। नेक्स्ट AN1 AN2 ANN। किस साइज की मैट्रिक्स है, n क्रॉस n। ठीक है, और B आपके पास है एक कॉलम वेक्टर, क्या लिखा हुआ है, अ मैट्रिक्स पोस्ट मल्टीप्लाइड बाय अ कॉलम वेक्टर। तो आपने लिखा B1 B2 Bn, ये आपकी ऑब्वियसली n क्रॉस 1। आप यदि इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, क्लियर, तो आपको एक कॉलम वेक्टर मिलेगा। लिखो दैट इज AB। A मैट्रिक्स आप पूरा लिख दो, जो भी मैट्रिक्स आपके पास n क्रॉस n है आपका। B आप पूरा लिख दो, n क्रॉस 1 होगा। ठीक है, मैं एलिमेंट्स आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप इसे लिख दो और यहाँ पे एलिमेंट्स लिख देना। A हो गया, B हो गया। अब इससे रिजल्ट जो आएगा ऑब्वियसली n और n आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी, रह जाएगा n इंटू 1। हमें उस रिजल्ट को मैंने आपको लिख दिया कि हमारे पास जो रिजल्ट आएगी वो n क्रॉस 1 होगी। हमें इससे कोई मतलब नहीं कि इसकी रिजल्ट क्या आ रही, हमें सिर्फ ये लाइन याद रखना है कि अ मैट्रिक्स पोस्ट मल्टीप्लाइड बाय कॉलम वेक्टर इज अ कॉलम वेक्टर। बस आपको इसका रिजल्ट याद रखना है। ठीक है, क्लियर। एक और आ जी, फोर्थ वन। लिखिए रो वेक्टर
a row vector post multiplied by a matrix is a row vector. A row vector post multiplied by a matrix is a row vector. लिखो फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास मैट्रिक्स है A11, A12, A1n, ठीक है। ऑब्वियसली रो वेक्टर है ये आपकी, और ये आप इसे कह सकते हो 1 क्रॉस n। आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया B11, B12, B1n, B21, B22, B2n, नेक्स्ट Bn1, Bn2, Bnn, इससे मल्टीप्लाई किया। हम मल्टीप्लिकेशन से रिजल्ट क्या आएगी उससे हमें कोई लेना देना नहीं, ठीक है। हमें ये देखना है कि आएगा क्या, कॉलम वेक्टर आएगा, रो वेक्टर आएगा, मैट्रिक्स आएगा, किस साइज, मतलब उसकी साइज़ क्या होगी, हमें इसमें इंटरेस्ट। तो ऑब्वियसली आपकी n क्रॉस n, तो मुझे बताओ कि साइज़ क्या आएगी। ऑब्वियसली आएगी साइज़ आपकी जो आएगी वो आएगी 1 क्रॉस n। तो इससे जो रिज़ल्ट आपका आएगा वो ऑब्वियसली 1 क्रॉस n का आएगा। तो आपको 4 रिजल्ट्स याद रखने, ठीक है। ये जो नॉलेज है वो हम मैट्रिक्स अप्रोच में यूज़ करेंगे। तो एक तो मैंने आपको कहा फर्स्ट वन, अ रो वेक्टर पोस्ट मल्टीप्लाइड बाय अ कॉलम वेक्टर इज अ स्केलर, ठीक है। दूसरा, अ कॉलम वेक्टर पोस्ट मल्टीप्लाइड बाय अ रो वेक्टर इज अ मैट्रिक्स, ठीक है। ये दूसरा स्टेटमेंट। अ मैट्रिक्स, थर्ड वन है मैट्रिक्स पोस्ट मल्टीप्लाइड बाय अ कॉलम वेक्टर इज अ कॉलम वेक्टर। फोर्थ वन, अ रो वेक्टर पोस्ट मल्टीप्लाइड बाय अ मैट्रिक्स इज अ रो वेक्टर। ये 4 आपको स्टेटमेंट याद रखनी है, और जब भी मैट्रिक्स अप्रोच करेंगे, ठीक है, मैट्रिक्स अप्रोच टू लीनियर रिग्रेशन, तो हम इसमें ये कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। क्लियर बात, ठीक है। तो ये 4 लाइन आपको याद रखनी है, ना कि क्या उसमें मल्टीप्लाई होके क्या आ रहा है वो छोड़ दिए। अब आज इसके अलावा जो नॉलेज आपको रिक्वायर्ड है, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, ध्यान रखिएगा, लेकिन फिर भी जो बेयर मिनिमम है वो पहले मैं आपको बताऊं। सेकंड वन है मैट्रिक्स डिफरेंशिएशन। मैट्रिक्स डिफरेंशिएशन, इसमें मैं आपको 2 रूल बताऊंगा। जैसे अभी मैंने आपको 4 रूल्स बताए, वैसे मैं यहाँ को 2 रूल बताऊंगा। वो दोनों रूल आपको याद रखना है, ऑब्वियसली मैट्रिक्स अप्रोच में यूज़ करेंगे। लेकिन रूल नंबर 1, लिखिए लेट A इज इक्वल टू A1 से लेकर AN तक। देखो आपने, बी अ वेक्टर ऑफ रियल नंबर्स। नेक्स्ट, एंड x इज इक्वल टू x1, x2, xn। लिखिए बी अ वेक्टर ऑफ वेरिएबल्स। पहला वाला क्या है, बी अ वेक्टर ऑफ रियल नंबर्स। सेकेंड वन क्या है, बी अ वेक्टर ऑफ वेरिएबल्स। लिखिए therefore consider x ट्रांसपोज A। ये हम कंसिडर करने जा रहे हैं। x ट्रांसपोज आप लिखो x1, x2, xn, और A आप इसे लिख लो A1,
A2 AN। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इनको जो मल्टीप्लाई करोगे, ये रो वेक्टर पोस्ट मल्टीप्लाइड बाय कॉलम वेक्टर है, ऑब्वियसली ये स्केलर आएगा क्योंकि ये मैट्रिक्स आपकी 1 क्रॉस n है और ये मैट्रिक्स आपकी n क्रॉस 1 है, तो ऑब्वियसली रिजल्ट जो होगी वो होगी 1 क्रॉस 1। तो लिखिए दिस इज इक्वल टू A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस AN xn, दैट इज 1 क्रॉस 1। ठीक है, आप इसे लिख सकते हो इज इक्वल टू A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस AN xn। अब आप इसे डिफरेंशिएट करो, लिखो डेल x ट्रांसपोज A डेल x1, ऑब्वियसली A1 होगी। नेक्स्ट डेल x ट्रांसपोज A डेल x2, दैट इज A2, और लास्टली डेल x ट्रांसपोज A डेल xn आपकी AN होगी। कोई प्रॉब्लम डिफरेंशिएट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको इसे डिफरेंशिएट करना है, एक बार विथ रिस्पेक्ट टू x1 और एक बार विथ रिस्पेक्ट टू x2 और एक बार विथ रिस्पेक्ट टू xn। अब इसे आप मैट्रिक्स फॉर्म में कर दो, ठीक है। तो मैट्रिक्स फॉर्म में करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसे मैट्रिक्स में लिखनी होगी, ठीक है। तो लिखो नेक्स्ट लाइन, लिखो इन मैट्रिक्स फॉर्म इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, लिखो इन मैट्रिक्स फॉर्म इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, लिखो अपने इन मैट्रिक्स फॉर्म इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। आपको कुछ नहीं करना, यही इंफॉर्मेशन जो इंफॉर्मेशन अभी आपने निकाला है उसे मैट्रिक्स फॉर्म में कर दो, यहाँ मत करना, अलग से करो। मैट्रिक्स फॉर्म में कर दो, क्लियर। ऑब्वियसली ये जो आपकी प्रेजेंटेशन है, ये जो है ये टर्म है आपकी डेल x ट्रांसपोज A विथ रिस्पेक्ट टू डेल x, और ये जो आपकी A1 A2 AN है ये ऑब्वियसली A है, तो ये मैंने आपको एरो देके इंडिकेट किया है और ये आपकी A, तो ये डिफरेंशिएशन हुई आपकी। इस रिजल्ट को आपको याद रखना है कि डेल x ट्रांसपोज A विथ रिस्पेक्ट टू डेल x ऑब्वियसली A आएगा, ठीक है। यहाँ एक आप नोट लिख लो या रिमार्क लिख लो, जो भी लिखना चाहो लिख लो। आपने निकाला डेल x ट्रांसपोज A विथ रिस्पेक्ट टू डेल x, A आया आपका, लेकिन यदि आप ये निकालते डेल A ट्रांसपोज x विथ रिस्पेक्ट टू x तो भी A आता। डेल A ट्रांसपोज x विथ रिस्पेक्ट टू डेल x, डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में ही होगा, ठीक है। चाहे आप x ट्रांसपोज A निकालो या A ट्रांसपोज x निकालो, दोनों केसेस में यही रिजल्ट आएगी आपकी। A ट्रांसपोज x में क्या होगा, A आपकी रो वेक्टर हो जाएगी, A ट्रांसपोज वाली रो वेक्टर हो जाएगी और x तो कॉलम वेक्टर होगी। तो मैंने आपको पहले ही समझा रखा, रो वेक्टर पोस्ट मल्टीप्लाइड बाय कॉलम वेक्टर इज अ स्केलर, तो स्केलर तो तुरंत आ जाएगी आपकी, क्लियर। तो मैंने आपसे ये कहा कि डेल x ट्रांसपोज A विथ रिस्पेक्ट टू डेल x करो तो A आपके पास आ रहा है, और ये भी ध्यान रखना कि डेल A ट्रांसपोज x विथ रिस्पेक्ट टू डेल x भी आपकी A ही आएगी। एक तो आपको ये रिजल्ट याद रखनी, रूल नंबर 1 मैट्रिक्स डिफरेंशिएशन में एक रूल आपको ये याद रखनी। सेकेंड वन आ जी रूल 2, मैट्रिक्स डिफरेंशिएशन के अंदर रूल 2 लिखिए, लेट A इज इक्वल टू A11 A12 A13 A21
A22, A23, A31, A32, A33. लिखिए बी अ सिमेट्रिक, राइट डाउन, बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ नंबर्स. लिखिए बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ नंबर्स. लिखिए नेक्स्ट लाइन, लेट x इज इक्वल टू x1, x2, xn be a vector of variables, be a vector of variables. ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट, लिखो कंसिडर. कंसिडर x ट्रांसपोज x. ये आपको कंसिडर करना है. तो x ट्रांसपोज आपके नॉलेज में ही x1, x2, x3 होगी, और यहाँ आएगी A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. मल्टीप्लाई ऑब्वियसली x1, x2, x3, इससे मल्टीप्लाई होगी. अब आ जाओ नेक्स्ट, पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें. आपको ये मालूम है ये किस साइज़ की है? ये आपकी है 1 रो 3 कॉलम्स, और ये क्या है 3 क्रॉस 3 है. तो पहले आप इसे मल्टीप्लाई करोगे. वैसे भी देखो, और रो वेक्टर पोस्ट मल्टीप्लाइड बाय अ मैट्रिक्स, इसको छोड़ देना थोड़ी देर के लिए. और रो वेक्टर पोस्ट मल्टीप्लाइड बाय अ मैट्रिक्स इज अ रो वेक्टर. ठीक है, तो पहले आपका इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन रो वेक्टर आएगा, और फिर जब आप रो वेक्टर को कॉलम वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके नॉलेज में ही रो वेक्टर पोस्ट मल्टीप्लाइड बाय कॉलम वेक्टर इज अ स्केलर. तो लास्टली रिजल्ट आपकी स्केलर आने जा रही है. ठीक है, लेकिन फिलहाल तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो. इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ऑब्वियसली क्या आएगा, रो वेक्टर आएगा. तो मल्टीप्लाई करो. कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? लिखिए दिस इज इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन के लिए पहला फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या आएगा A11, A11 x1 ना, A11 x1 प्लस A21, A21 x2 प्लस A13, A31. यानी कि वैसे तो सिमेट्रिक है, लेकिन हाँ आप पहले प्रॉपर ही लिखो A31 x3. ये पहला एलिमेंट होगा आपका बाय फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम. तो ये हो जाएगी A11 x1 प्लस A21 x2 प्लस A31 x3. ठीक है, तो मैंने वही चीज़ आपके लिए लिख दिया. यदि आपकी सिंबल्स A31 की जगह A13 हो जाए तो उससे उतना ज़्यादा बॉदर्ड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. तो सिमेट्रिक होगा तो A21 ऑब्वियसली A12 के इक्वल होगा, और A31 ऑब्वियसली A13 के इक्वल होगा, और A23 ऑब्वियसली A32 के इक्वल होगा. तो ये तो होगा ही होगा. ये आपका पहला आ गया एलिमेंट. दूसरा एलिमेंट ऐसे ही लिखो. अब क्या होगा, पहला रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो आएगी आपकी टर्म राइट ऑन A12 x1, A22 x2, A32 x3. नेक्स्ट A13 x1 प्लस A23 x2 प्लस A33 x3, और उसके बाद मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी x1, x2, x3. ये मैंने 3 एलिमेंट्स आपके लिए लिख दिए. 1,
2 3, मैंने आपसे पहले कहा रो वेक्टर पोस्ट मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स इज द रो वेक्टर, तो पहले तो रो वेक्टर आएगी, अब उसको आप फिर थर्ड वन से मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई करो। अब इनको लिखो, दिस इज इक्वल टू A11 x1 स्क्वायर, नेक्स्ट प्लस A21, लिखिए A21 x2 x1 प्लस A31 x1 x3। भाई आपको मालूम है ये वाला एलिमेंट x1 से मल्टीप्लाई होगा, ये वाला एलिमेंट x2 से मल्टीप्लाई होगा, ये वाला एलिमेंट x3 से मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट लिखो प्लस A12 x1 x2 प्लस A22 x2 इंटू x2 दैट इज x2 स्क्वायर प्लस मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ A32 आपकी आ जाएगी x2 x3 प्लस A13 x1 x3 प्लस A23 x2 x3 प्लस A33 x3 का स्क्वायर, ऑब्वियसली 1 को क्रॉस 1। कोई प्रॉब्लम भाई? यानी कि इतना प्रॉब्लम नहीं है जितना मैंने आपको अभी लग रहा है आपको कॉम्प्लिकेटेड। भाई 1 1 है तो x1 इंटू x1 आएगा, 1 2 1 है तो ऑब्वियसली 2 मतलब x2, 1 मतलब x1। नेक्स्ट A31 3 पहले है तो x3 पहले लिखो, x1 पीछे लिखो, ठीक है। नेक्स्ट A12 है तो x1 x2, 1 2 तो वही 1 2 स्क्रिप्ट x में आना चाहिए। A22 है तो x2 इंटू x2, ऑब्वियसली x2 स्क्वायर। A32 है तो 3 पहले आएगा, x3 इंटू x2। नेक्स्ट A13 है x1 x3, A23 है x2 x3, A33 है ऑब्वियसली x3 इंटू x3। भाई जो स्क्रिप्ट आए आगे उसी में वो टर्म आपके साथ अटैच होगी, तो ये कोई ऐसा कॉम्प्लिकेट वाला मैटर नहीं। बस ये ध्यान रखिए कि जो A21 x2 x1 है वही आपकी A12 x1 x2 होगी, क्योंकि A21 सिमेट्रिक होने के कारण A12 के इक्वल होगा, तो ये टर्म और ये टर्म आपकी सेम होगी। तो आप इसे थोड़ा बेटर ढंग से लिखना चाहो तो लिख लो, लिखो दिस इज इक्वल टू A11 x1 स्क्वायर, A22 x2 स्क्वायर, A33 x3 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स आएगी A12 को या A21 को, 2 टाइम्स A12 x1 x2 प्लस 2 टाइम्स A13 x1 x3 होगी प्लस 2 टाइम्स A23 x2 x3 आएगी। ये आपकी पोजीशन होगी। क्लियर? अब आपको कुछ नहीं करना है, डिफरेंशिएशन करनी, तो लिखो डिफरेंशिएशन, लिखो डेल x ट्रांसपोज x विथ रिस्पेक्ट टू x1 क्या आएगा, 2A11 x1, ये वाला डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, इसका भी डिफरेंशिएशन 0 होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ऑब्वियसली 2 टाइम्स बाय x1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो x1 आपकी डिफरेंशिएट होगी, बाकी ये दोनों कांस्टेंट होंगे। लेकिन प्लस 2 टाइम्स A12 क्या आएगा, x2, आप इसे कह सकते हो x1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया हो तो x2 आएगी। नेक्स्ट ऐसे आएगी प्लस 2 टाइम्स A13 x3 आएगी। सेम पैटर्न पे लिखो, नेक्स्ट डेल x ट्रांसपोज x विथ रिस्पेक्ट टू डेल x2 क्या आएगा मुझे बताओ, 2 टाइम्स A21, 1 2 लिखो या 2 1 लिखो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप जैसे यहाँ 1 1 1 2 1 3 लिखोगे वैसे ही लिखोगे 2 1 2 2 2 3, लास्ट में क्या लिखोगे 3 1 3 2 3 2, जैसे हम मैट्रिक्स में लिखते हैं। लिखो प्लस 2 टाइम्स A21 x1 प्लस 2 टाइम्स
a22 x2, नेक्स्ट प्लस 2 टाइम्स a23 x3। नेक्स्ट आ जाओ डेल एक्स ट्रांसपोज एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डेल x3 क्या आएगा 2 टाइम्स a31 x1 प्लस 2 टाइम्स a32 x2 प्लस 2 टाइम्स a33 x3। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक क्लियर? अब कुछ नहीं करना है, 2 कॉमन लेना है, ठीक है। तो 2 कॉमन लो और जो टर्म है पहले तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कर लेना। मैट्रिक्स फॉर्म में करने के बाद 2 कॉमन ले लो, लिखो इन मैट्रिक्स फॉर्म इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, राइट डाउन इन मैट्रिक्स फॉर्म इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, लिखा आपने इन मैट्रिक्स फॉर्म इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। मैं यहाँ मैट्रिक्स फॉर्म में पुटअप कर रहा हूँ, आप इसे सेपरेटली एक बार लिखो। ये आपकी मैट्रिक्स फॉर्म में हो जाएगी, आप इसे सेपरेटली लिखना। सेपरेटली लिखो और मैट्रिक्स लगाओ। ये आपकी आ जाएगी, इसमें से आप 2 कॉमन ले लो दूसरे वाले पार्ट में, और जो रह गया उसे लिखो a11 a12 a13 a21 a22 a23 नेक्स्ट a31 a32 a33 और यहाँ लिखो x1 x2 x3। आपकी ये मैट्रिक्स ए रही तो इसे इंडिकेट कर दो मैट्रिक्स ए। ये आपकी मैट्रिक्स एक्स है और ये आपकी मैट्रिक्स क्या है, डेल एक्स ट्रांसपोज ए एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डेल एक्स, इनको इंडिकेट कर दो, ठीक है। तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन क्या आई, लिखिए देयरफॉर डेल एक्स ट्रांसपोज ए एक्स with respect to del x is equal to 2ax। ये रिज़ल्ट आपको याद रखनी है, ठीक है। जब हम इसे अप्लाई करेंगे, किसी क्वेश्चन में भी अप्लाई हो सकता है, ठीक है, या किसी पॉइंट ऑफ इस पे भी अप्लाई हो सकती है आपकी। तो ये आपकी पोजीशन। तो यहाँ मैट्रिक्स डिफरेंशिएशन में 2 डिफरेंशिएशन है, सिर्फ 2 डिफरेंशिएशन, और उधर 4 रिजल्ट, मतलब 4 और 2 रादर 6 रिजल्ट्स आपको याद रखने, ठीक है। मैं एक तो मैट्रिक्स डिफरेंशिएशन में 2 रिजल्ट्स और 4 जो मैंने आपको बताया तो जनरल नॉलेज है, ठीक है, रो वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय कॉलम वेक्टर। तो आप 6 कम से कम बेयर मिनिमम याद रखोगे तो उससे आपको कम से कम उसके बारे में आइडियाज़ लगेंगी। अब आइए प्रॉपर स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स अप्रोच। अभी तक हमने स्टार्ट नहीं किया है, अभी तक हम मैट्रिक्स अलजेब्रा और मैट्रिक्स डिफरेंशिएशन की तरफ जा रहे हैं, जो रिक्वायरमेंट हमें इसके अंदर है। अब प्रॉपरली लिखो मैट्रिक्स अप्रोच टू लीनियर रिग्रेशन, यहाँ से आपकी स्टार्ट हो रही है। मैट्रिक्स अप्रोच टू लीनियर रिग्रेशन। Put the heading. Alright, done. Kth variable linear regression model। देखिए kth वेरिएबल लीनियर रिग्रेशन मॉडल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज देखिए एक्सपेक्टेशन ऑफ y इज इक्वल टू रेडन β1 प्लस β2 x2i प्लस β3 x3i प्लस βk xki, ठीक है। लिखिए वेयर i इज इक्वल टू
1 2 3 अप टू n। एक मिनट, लिखा आपने यहाँ तक kth वेरिएबल लीनियर रिग्रेशन मॉडल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज दिस वन। इसे थोड़ा एस्टोकास्टिक फॉर्म में ले ले, लिखो एस्टोकास्टिक फॉर्म। राइट डाउन y इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 x2i बीटा 3 x3i प्लस बीटा k x i इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू n। ठीक है, y मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ आपको आइडिया, एक माइनर सा आइडिया। y सपोज आपकी क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड आइडियल स्टार्ट तो ऐसे ही होती है इकोनॉमिक्स। तो और ये आपकी x2 आपकी सपोज इनकम है, x3 आपकी वेल्थ है, ठीक है, ऐसे x4 आपकी प्राइस ऑफ, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड है एंड सो ऑन, ऐसे लिखा हुआ है। i इज इक्वल टू 1 का मतलब ये माना जाएगा कि फर्स्ट पर्सन की क्वांटिटी डिमांडेड या फर्स्ट पर्सन की एक्सपेंडिचर ले लो, आप कोई दिक्कत नहीं, वाई एक्सपेंडिचर है तो फर्स्ट पर्सन की एक्सपेंडिचर जो होगी वो उसके इनकम के ऊपर डिपेंड करेगी। रादर से x21 1 यहाँ इंडिकेट करता है किसको, फर्स्ट पर्सन को, और 2 इंडिकेट करता है इनकम को। ऐसे x31 का मतलब हो गया, x3 सपोज वेल्थ है, x31 का मतलब हो गया फर्स्ट पर्सन की वेल्थ एंड सो ऑन। क्लियर यहाँ तक? साथ में आपको yi जब आप बात कर रहे हो तो एक बात ध्यान रखिएगा, ui अटैच करना है, और जब आप yi की बात नहीं कर रहे हो तो आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ y लेना है, उस केस में तो y नहीं होगी आपकी, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ऑफ ui 0 होती। तो आप जब भी ये करोगे 1 डालोगे तो ये फर्स्ट पर्सन की सारी हो जाएगी, 2 पुटअप करोगे तो सेकेंड पर्सन की हो जाएगी, और n पुटअप करोगे तो nth पर्सन की हो जाएगी। तो लिखो दैट इज, इसको ओपन करो, लिखो दैट इज y1 इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 x21 प्लस बीटा 3 x31 प्लस बीटा k xk1 प्लस u1। यहाँ तक क्लियर? ये सारे फर्स्ट पर्सन की आ गई। ऐसे ही लिखो सेकेंड वन, y2 इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 x22 प्लस बीटा 3 x32 प्लस बीटा k xk2 प्लस u2। ऐसे लास्ट वन लिखो nth पर्सन की, yn इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 x2n प्लस बीटा 3 x3n प्लस बीटा k xkn प्लस un। ये एक एक करके आपको पुट करना है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, nth पर्सन। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब आ जाइए जरा, लेकिन इन मैट्रिक्स फॉर्म इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, लेकिन इन मैट्रिक्स फॉर्म इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, in matrix form it can be expressed as मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करो। हम इसे पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, y1 y2 yn। नेक्स्ट, इधर आपकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए थोड़ी देर के लिए। भाई बीटा 1 का कोएफिशिएंट ऑब्वियसली 1 होगा, बीटा 2 का कोएफिशिएंट, ठीक है, क्लियर, x21 होगा। ऐसे ही बीटा 3 का कोएफिशिएंट x31 होगा, ऐसे बीटा k का कोएफिशिएंट xk1 होगा। क्लियर? तो ये सारे आपको यहाँ मैट्रिक्स के अंदर पुट करने। तो बीटा 1 का एक कोएफिशिएंट क्या है आपके पास, फर्स्ट इक्वेशन में 1, बीटा 2 का कोएफिशिएंट क्या है x21, बीटा 3 का कोएफिशिएंट क्या है, इक्वेशन 1 में पूछ रहा हूँ मैं आपसे, x31, ऐसे नेक्स्ट वन xk1। नेक्स्ट आ जाओ इक्वेशन 2 के अंदर, बीटा 1 का कोएफिशिएंट 1, बीटा 2 का कोएफिशिएंट x22, बीटा 3 का कोएफिशिएंट x32, और ये क्या होगा,
सेकेंड इक्वेशन में एक्स के टू। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट हो nth पर्सन का ऐसे ही बताओ, एक्स क्या होगा, टू तो रहेगा ही, टू आपकी बेसिकली इनकम को रिप्रेजेंट करती है, तो टू आपके पूरे कॉलम में रहेगी। अब रही बात, 2 1 लिखोगे तो फर्स्ट पर्सन होगा, 2 2 लिखोगे तो सेकंड पर्सन होगा, 2 n लिखोगे तो nth पर्सन होगा। तो आप इसे लिख सकते हो x2n और क्या x3n, और ये क्या होगा x3n के बाद xkn। ये सबसे पहले मैट्रिक्स की साइज देखो। पहले तो ये ध्यान रखना कि ये 2 1 2 2 2n है, तो ऑब्वियसली रो तो आपके n हुए, तो ये आपकी n हो गई। कॉलम्स कितने हुए, काउंट करो कितने कॉलम्स हैं भाई। आपके कॉलम्स हो गए कितने भाई, k तक कॉलम्स है आपके, ठीक है। तो k तक कॉलम्स हैं तो आपकी हो गई n इंटू के। कोई प्रॉब्लम भाई, k कॉलम्स कैसे हैं आपके, मुझे बताओ। ये हो गई फर्स्ट, यहाँ तो 1 है ना, तो ये आपकी एक कॉलम है, ये सेकंड कॉलम। 2 इंडिकेट कर रहा है तो सेकंड कॉलम है, 3 इंडिकेट कर रहा है तो थर्ड कॉलम है, k इंडिकेट कर रहा है तो kth कॉलम है। तो ये आपकी n क्रॉस k मैट्रिक्स हो गई। नेक्स्ट ऐसे ही लिखो β1 β2, ये आपकी हो जाएगी βk, ये हो जाएगी n क्रॉस k, सॉरी k क्रॉस 1। कितने बीटा हैं आपके पास, ऑब्वियसली k बीटाज है, तो ये आपकी k क्रॉस 1 हो गई। तो मुझे बताइए ये किस साइज़ की है, n क्रॉस 1 साइज़ की है। पहले साइज चेक करो, n क्रॉस 1 साइज़ की है। ये किस साइज़ की है, n क्रॉस k साइज़ की है इंटू k क्रॉस 1, तो ये ऑब्वियसली n क्रॉस 1 हुई। और अब आप एरर टर्म लिख लो, प्लस u1 u2 un, ये आपकी हो गई n क्रॉस 1, ठीक है। आपको मालूम है इसे हम y से इंडिकेट करते हैं, y ऐसे भी लिख सकते हो आप, थोड़ा टिल्ट करके, या सिंपल भी लिखना चाहो तो लिख लो। y में हल्का सा टिल्ट देना, टिल्ट का मतलब ध्यान रखना, 3 तरह से जो प्रेजेंटेशन है जो मैं देखता हूँ इन जनरल बुक्स सब में, एक तो है कि कैपिटल Y, एक है स्मॉल y जो हम जनरली यूज़ करते आए किस में, ठीक है, क्लियर। और एक है कि y लिखोगे थोड़ा टिल्टेड, बिट टिल्ट कर देना इधर की तरफ, वो लिखना चाहो तो लिखो, नहीं लिखना चाहो तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड y यूज़ करो, ठीक है, क्लियर। और इसे इंडिकेट करो x, ये आपकी हो गई बीटा और ये आपकी हो गई u। तो मुझे बताओ क्या आ गई, दैट इज y इज इक्वल टू x बीटा प्लस u। इस इंफॉर्मेशन को आप ब्रैकेट में लो, ये आपकी है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन। इसे क्लियरली इंडिकेट करो, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ PRF, राइट ऑन, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ PRF, ठीक है। हाँ, यहाँ एक माइनर सी बात मैं आपसे कहूँगा, उसका थोड़ा ध्यान देना है आपको। हमने लिखवाया है kth वेरिएबल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, ठीक है। तो आपको मालूम है 2 वेरिएबल में कौन होता है, एक डिपेंडेंट होता है और एक एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल होती है। 3 वेरिएबल में क्या होता है, एक डिपेंडेंट और 2 एक्सप्लेनेटरी, ठीक है, एक डिपेंडेंट और 2 एक्सप्लेनेटरी। 3 वेरिएबल के अंदर, 2 वेरिएबल के अंदर एक डिपेंडेंट एक एक्सप्लेनेटरी। kth वेरिएबल में क्या होगा, एक डिपेंडेंट होगा और k-1 एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स होंगे। बाय 3 में क्या है, एक डिपेंडेंट और 2 एक्सप्लेनेटरी, ठीक है। 4 में क्या होगा, एक डिपेंडेंट 3 एक्सप्लेनेटरी। तो k-kth रिग्रेशन मॉडल में क्या होगा, एक डिपेंडेंट होगा और k-1
एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स होंगे। ये कई लोग बुक्स में जो है रादर से आपके ओल्ड्रिच में भी वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बीटा नॉट, भाई वो बीटा 1 नहीं लिखते, बीटा नॉट लिखते हैं, ठीक है, बीटा नॉट उनका इंटरसेप्ट होता है, और यहाँ लिखते हैं बीटा 1 x11 या जो भी उनको लिखना होता है, ठीक है। ऐसे ही बीटा 2 x22 एंड सो ऑन। तो यदि आपकी प्रेजेंटेशन वैसा कुछ है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अप्रोच आपकी वही रहेगी, लेकिन उसमें एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, मैं आपको यहाँ हल्का सा एक नोट बता रहा हूँ, आप यहाँ लिख लो जिससे आपको ये कन्फ्यूज़न हमेशा क्लियर रहे कि यदि आप ऐसा लिखते हो वाई आई ही मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, ऑल्दो आपके बुक वाई टी इंडिकेट कर रही है, ठीक है, टाइम डिपेंडेंट, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो लेकिन कुछ बातें यहाँ हैं जो मैं आपको ये कहूँगा। मैंने लिखा वाई आई इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1i प्लस बीटा 2 x2i, ठीक है, और प्लस बीटा k xki प्लस ui, और i इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू n। यदि आप रिग्रेशन लिख रहे हो, ठीक है, तो y वाले कॉलम में कोई चीज़ नहीं आएगी आपकी, y में वही आएगा y1 y2 yn, मतलब आप इसे मैट्रिक्स फॉर्म में जब डालोगे तो वही आएगी आपकी y1 y2 yn, रादर से यही y से मैच करेगा। लेकिन x वाले कॉलम के अंदर अब आपके एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल k-1 नहीं, रादर से k एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स, क्योंकि आप देखो x1i x2i xki, तो k एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल हो गई और साथ में एक ये हो गया, ठीक है। तो इस केस में यदि आप इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लेके आओगे तो मैट्रिक्स की साइज थोड़ी सी चेंज दिखेगी आपको, मतलब रादर y जो होगा वो तो आपकी n×1 ही होगी, x जो होगी, ठीक है, ये जो x आपने अभी इंडिकेट कर रखा है n×k, n×k में n तो होगी क्योंकि रीज़न आपके पास i इज इक्वल टू 1 to n है तो n तो रहेगी, ठीक है। लेकिन k जो थी आपकी वो टोटल नंबर ऑफ क्या है, कॉलम्स है, तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स में एक बात ध्यान रखो, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स में एक कॉलम तो 1 का होगा और बाकी एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स का कॉलम है, तो कितने एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स हैं यहाँ हमारे पास, तो ऑब्वियसली k-1 है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपसे 2 वेरिएबल में कहा था एक एक्सप्लेनेटरी, 3 वेरिएबल में 2 एक्सप्लेनेटरी, तो यहाँ k-1, तो k-1 एक्सप्लेनेटरी और एक कांस्टेंट का कॉलम हो गया, तो आपके n×k होगी। लेकिन इस केस में क्या होगा, इस केस में उसकी साइज आपकी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि आपने k एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल कंसिडर कर रखा है, तो आपकी जो मैट्रिक्स की साइज होगी x वो n×k+1 का होगा, ठीक है, क्लियर। एक कॉलम आपकी इंक्रीज रहेगी और बीटा में भी ये k+1 हो जाएगा क्योंकि आपके पास बीटा नॉट, बीटा 1, बीटा k हुआ, तो ऑब्वियसली कॉलम भी आपकी एक इंक्रीज रहेगी और u वाला कॉलम आपकी एज इट इज़ रहेगी जो आपने अभी लिख रखा है, u वाली कॉलम आपकी जो होगी वो एज इट इज़ रहेगी, दैट इज़ n×1, क्योंकि आप इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो k+1, सॉरी मैंने सही ढंग से नहीं लिखा इसे, k+1 एक ब्रैकेट में ×1, तो k+1 कैंसिल आउट होएगी आपकी, तो n×1 हो जाएगा आपका, ठीक है। और ये भी क्या है, n×1 है, लास्ट वन भी क्या है, n×1। तो ये आपकी ओल्ड्रिच में रादर एक एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल प्रेजेंटेशन के अंदर, यानी कि इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, एक एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल वो लेके चल रहा है, ठीक है, तो एक एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल वो एक्स्ट्रा लेके चल रहा है, तो आपकी मैट्रिक्स की साइज n×k+1 की होगी, बीटा की साइज k+1×1 की होगी, मतलब k+1 रोज होंगे, ठीक है, और एक कॉलम होगी, और वो तो आपकी सेम होनी चाहिए क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में साइज़ तो सेम होती है। तो ये यानी कि उस केस में आपकी पीआरएफ की साइज़ मैंने साइड में लिख दी है, ऑल्दो फॉर्मेट वही है, अभी भी फॉर्मेट वही है,
ये आपकी ओल्ड्रिच की प्रेजेंटेशन है पीआरएफ की, ये भी आपकी पीआरएफ इन मैट्रिक्स फॉर्म। हमारे वाले में क्या है कि y आपकी n क्रॉस 1 है, u आपकी n क्रॉस 1 है, x क्या है n क्रॉस k। अभी क्या है ये n क्रॉस k प्लस 1 हो गई क्योंकि आपने एक एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेटरी टेबल यूज़ किया। नेक्स्ट बीटा हमारा क्या है k क्रॉस 1 का है, इनका क्या है बीटा k प्लस 1 क्रॉस 1 का है। तो मेरे हिसाब से k प्लस 1 थोड़ी सी ऑकवर्ड प्रेजेंटेशन आपको बार बार लगेगी थोड़ी सी, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी भी ढंग से प्रेजेंट करो। ये तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन है क्योंकि ऐसा कोई आपके एग्जामिनेशन में तो कुछ आने से रहा। अभी तो हम इनिशियल स्टेज में ही हैं कि हम कोई भी डेटा है उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे। क्लियर? अब आ जाइए, जो आपने लिखा उसी को हम एसआरएफ फॉर्म में ले जा रहे हैं। एसआरएफ फॉर्म में लिखिए, राइट ऑन एसआरएफ फॉर्म। फिर से लिखिए kth variable sample regression function can be expressed as, देखिए kth variable sample regression function can be expressed as, देखिए yi is equal to beta 1 hat plus beta 2 hat x2i plus beta 3 hat x3i plus beta k hat xki plus ei। देखिए i is equal to 1 2 3 up to n। देखिए दैट इज y1 is equal to beta 1 hat plus beta 2 hat x21 beta 3 hat x31 plus beta k hat xk1 plus e1। कुछ लोग ei को ui hat भी कहते हैं, तो ui hat को या ei को एक ही बात, ठीक है। मैंने ei लिख रखा है लेकिन आप उसकी जगह ui hat भी यूज़ कर सकते हो। तो 1 में सारी जगह आपको 1 पुट कर देनी। ऐसे ही जब आप nth लोगे तो ये हो जाएगी yn इज इक्वल टू बीटा 1 हैट प्लस बीटा 2 हैट x2n। x2 आपकी इनकम है, ऑब्वियसली n मीन्स nth पर्सन। नेक्स्ट बीटा 3 हैट, यानी कि लिखते समय थोड़ा सा ये सोचते हुए लिखना है, और यानी कि ट्वाइस थ्राइस तो लिखना ही लिखना है इनिशियली आपको उस स्टेज में, मैट्रिक्स अप्रोच में पर्टिकुलरली, क्योंकि मैट्रिक्स अप्रोच आप जितना लिखोगे उतना कॉन्फिडेंट होगे, लेसर लिखोगे आप लेसर कॉन्फिडेंट, आपको सिंबल ही नहीं पता चलेगा कौन किसका सिंबल है। तो ये यानी कि किसके लिए आपको प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होगी, ट्वाइस थ्राइस लिखना है। जो मैं आपको डिक्टेट कराऊंगा उसी को लिखना है पहले, ठीक है। उसके बाद इधर उधर आप डेविएट होना चाहो तो डेविएट हो सकते हो। बाय 2n मतलब सेकेंड पर्सन की, क्या मैंने आपसे कहा, इनकम की बात कर रहे हैं। ऐसे हम 3n लिखेंगे तो इसका मतलब हो गया nth पर्सन, वेल्थ की बात कर रहे हैं। 3 मतलब x3 मीन्स वेल्थ, n मतलब nth पर्सन, ठीक है। तो आप इसे लिख सकते हैं x3n, और लास्टली बीटा के हैट xkn प्लस en। लिखो इन मैट्रिक्स फॉर्म इट कैन बी एक्सप्रेस एज, राइट ऑन, इन मैट्रिक्स फॉर्म इट कैन बी एक्सप्रेस एज y1 से स्टार्ट yn तक, नेक्स्ट 1 x21 x31 xk1, next 1 x22 x32 xk2, lastly 1 x2n x3n
एक्स के एन, ठीक है भाई, जो वेरिएबल और उसके बाद कौन से पर्सन की बात कर रहे हो वो टर्म। इसे लिखो बीटा वन हैट से स्टार्ट बीटा के हैट तक। नेक्स्ट E1 से स्टार्ट En तक। सबकी साइज़ एक बार जरूर चेक कर लेना। ये आपकी n क्रॉस 1 है, ये आपकी n क्रॉस k है, ये आपकी k क्रॉस 1 है और ये आपकी n क्रॉस 1 है। ऑब्वियसली n क्रॉस k और k क्रॉस 1 आपकी n क्रॉस 1 होगी और वो आपकी है। तो आपकी प्रेजेंटेशन आ गई। ये आपका y है, लिखो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू x बीटा हैट प्लस e। ये आपकी सैम्पल एलोकेशन फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन हुई। साइज़ आपको सबका मालूम होना चाहिए किस साइज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये यानी कि किस साइज़ की बात कर रहे हैं वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जितने एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स लोगे उतने, और एक कॉलम आपकी कांस्टेंट की होगी, वो हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्लियर। और कितने पर्सन्स को कंसिडर कर रहे हो आप। अब आ जाइए, लिखिए नेक्स्ट। ये आपकी क्या है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ SRF। इंडिकेट करो इसे, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ SRF। अब मैं आपको एक यहाँ सिर्फ एक माइनर सी बात समझाऊंगा, वो है OLS मेथड, क्योंकि OLS मेथड में भी थोड़ी सी दिक्कत आती है, ठीक है, क्लियर। तो फर्स्ट तो वही होगी, OLS मेथड तक जाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास से उसके क्वेश्चंस हैं उसमें जाएंगे। तो आज मैं OLS तक ही रहूँगा, OLS तक ही आपको प्रैक्टिस करनी है। मैंने आपसे क्या कहा, ट्वाइस लिखोगे तो यू विल गेट कॉन्फिडेंट, ठीक है, क्लियर। लिखते समय ये ध्यान रखना कि कौन सा टर्म आप प्रेजेंट कर रहे हो। अब आ जाओ, ये आपकी हो गई E। तो यहाँ से आप E निकाल सकते हो। तो एक तरह से ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हुई, इसे मैं कहता हूँ फर्स्ट PRF वाला। ये आपकी सेकंड हो गई, और यहाँ से E निकाल लो। लिखो देयरफॉर E इज इक्वल टू y माइनस एक्स बीटा हैट। ये मैं ऐसे कह रहा हूँ थर्ड। ये आपकी थर्ड है। अब आइए OLS मेथड, लेके OLS मेथड। OLS मेथड में लिखो मिनिमाइज। क्या मिनिमाइज करते थे हम, मिनिमाइज समेशन E स्क्वायर, ठीक है। लिखो दैट इज मिनिमाइज। मैट्रिक्स फॉर्म में आ जाओ, E1 E2 En, और ये आपकी हो गई E1 E2 En। क्लियर भाई, आप इसे मल्टीप्लाई कर लो। ये आपकी किस साइज की, वैसे भी ये रो वेक्टर पोस्ट मल्टीप्लाइड बाय कॉलम वेक्टर इज अ स्केलर, ऑब्वियसली ये स्केलर आ जाएगी, ठीक है। आपको मालूम है ये आपकी क्या है, E ट्रांसपोज, और ये क्या है E। तो लिखो दैट इज मिनिमाइज E ट्रांसपोज E। ये आपको E ट्रांसपोज है और ये आपकी E है। अब आपको E ट्रांसपोज E कंसीडर करना है। लिखो कंसीडर E ट्रांसपोज E। आपने E अभी निकाला है, ये रहा आपका E, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसी का ट्रांसपोज लगाना है। तो लिखो राइट y माइनस एक्स बीटा हैट ट्रांसपोज y माइनस एक्स बीटा हैट। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी आपके नॉलेज में है ही। A माइनस बी का ट्रांसपोज क्या होता है, A ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो सबसे पहले लिखो y ट्रांसपोज माइनस एक्स बीटा हैट ट्रांसपोज, और यहाँ लिखो y माइनस एक्स बीटा हैट। नेक्स्ट आ जाओ,
लिखो दिस इज इक्वल टू वाई ट्रांसपोज माइनस ए माइनस बी का ट्रांसपोज, ऑब्वियसली बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ए माइनस ये हो गई ए, ये हो गई बी, ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो ये आपकी हो गई बीटा हैट ट्रांसपोज एक्स ट्रांसपोज, और ये हो गई वाई माइनस एक्स बीटा हैट। अब इनको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा वाई ट्रांसपोज वाई, पहले वाई ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना, नेक्स्ट माइनस बीटा हैट ट्रांसपोज एक्स ट्रांसपोज वाई माइनस वाई ट्रांसपोज एक्स बीटा हैट, और लिखो प्लस बीटा हैट ट्रांसपोज एक्स ट्रांसपोज एक्स बीटा हैट, मल्टीप्लाई कर दो आप बाय वाई ट्रांसपोज वाई, एक तो ये टर्म हो गई, नेक्स्ट क्या किया हमने, बीटा हैट ट्रांसपोज एक्स ट्रांसपोज को वाई से मल्टीप्लाई कर दिया, और ऐसे ही वाई ट्रांसपोज दिस वन एक्स बीटा हैट ये कर दिया हमने, और लास्ट वन मैंने मल्टीप्लाई कर दी, दैट इज बीटा हैट एक्स ट्रांसपोज एक्स बीटा हैट। अब आज ये एक एक करके बात करें। फर्स्ट वन वाई ट्रांसपोज वाई, आपको मालूम है एन क्रॉस वन मैट्रिक्स है, वाई क्या है, एन क्रॉस वन मैट्रिक्स है, तो वाई ट्रांसपोज क्या हो जाएगी, वाई ट्रांसपोज आपकी हो जाएगी वन क्रॉस एन मैट्रिक्स, ठीक है, वन क्रॉस एन, और ये हो गई एन क्रॉस वन, तो ऑब्वियसली ये जो रिजल्ट आएगी वो वन क्रॉस वन आएगी, और वन क्रॉस वन वाला सारा स्केलर होगा, ठीक है, इतनी बातें क्लियर। तो ये हो गई फर्स्ट वन, क्या कहा मैंने आपसे, सेकंड वन तो मैंने आपसे कहा एन क्रॉस वन है, फर्स्ट वन ऑब्वियसली वन क्रॉस एन हो जाएगा, तो ये दोनों का मल्टीपल क्या आएगा, वन क्रॉस वन, और वैसे भी रो वेक्टर पोस्ट मल्टीप्लाइड बाय कॉलम वेक्टर इज अ स्केलर, तो ये आपकी स्केलर हो गई, इंडिकेट कर लो। नेक्स्ट बीटा हैट ऑब्वियसली आपकी कॉलम वेक्टर है, एक्स ऑब्वियसली मैट्रिक्स है, ठीक है, तो एक्स किस साइज की थी, एन क्रॉस के साइज की थी, और बीटा हैट किस साइज की थी, के क्रॉस वन की है, तो एन क्रॉस के और के क्रॉस वन क्या देगा, एन क्रॉस के और के क्रॉस वन, ऑब्वियसली एन क्रॉस वन देगा। और वैसे भी आप ऐसे सोचो, अ मैट्रिक्स पोस्ट मल्टीप्लाइड बाय अ कॉलम वेक्टर इज अ कॉलम वेक्टर, तो ये दोनों मिलाकर आपको कॉलम वेक्टर देगा, कौन कौन मिला के, एक्स और बीटा हैट मिला के कॉलम वेक्टर देगा, और ये आपकी रो वेक्टर है, तो रो वेक्टर ये दोनों मिलाकर क्या दिया, कॉलम वेक्टर, और रो वेक्टर पोस्ट मल्टीप्लाइड बाय कॉलम वेक्टर इज अ स्केलर, तो ये आपकी स्केलर। आप एक चीज और देखो, आप इसका ट्रांसपोज करोगे तो ये आ जाएगा, इज इट, बाय बीटा हैट ट्रांसपोज, आपको मालूम है ए बी सी का ट्रांसपोज क्या होता है, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो ये हो गई ए बी और सी, तो सबसे पहले होगा सी ट्रांसपोज, दैट इज बीटा हैट ट्रांसपोज, नेक्स्ट होगा बी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज मीन्स एक्स ट्रांसपोज, और नेक्स्ट होगा ए ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा वाई ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ऑब्वियसली वाई आ जाएगी आपकी, तो ये दोनों टर्म आपकी सेम है, यानी कि एक दूसरे का ट्रांसपोज है, क्लियर, और साथ में स्केलर भी, तो आपको मालूम है स्केलर का ट्रांसपोज तो स्केलर ही होता है, जैसे मान लो हमारे पास कोई स्केलर है 2, आप उसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लो 2, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लो 2, और साइज में लिख दो साइज उसकी 1 क्रॉस 1, उसका ट्रांसपोज करोगे तो वही आएगा, क्योंकि उसके अंदर एलिमेंट ही एक ही है, तो पहले तो ये खुद स्केलर है, उसका ट्रांसपोज करोगे तो एज इट इज आ जाएगी आपकी, ठीक है, क्लियर। तो ये दोनों टर्म आपकी स्केलर है, और साथ में इक्वल भी है, यानी कि क्यों इक्वल है, वैसे तो ए ट्रांसपोज ए के इक्वल नहीं होता, लेकिन स्केलर होने के कारण इक्वल है, ठीक है, तो ये आपकी स्केलर है, तो ये भी स्केलर है, और साथ में यानी कि ये दोनों इक्वल है, इक्वल है क्योंकि ये स्केलर है और स्केलर का ट्रांसपोज एज इट इज होती,
तो ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, तो आप इसे ट्वाइस करके लिख सकते हो। तो लिखो दिस इज इक्वल टू वाई ट्रांसपोज वाई माइनस 2 बीटा हैट एक्स ट्रांसपोज वाई। इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया आपका, लिखिए प्लस बीटा हैट ट्रांसपोज एक्स ट्रांसपोज एक्स बीटा हैट। ये आपकी ई ट्रांसपोज ई आ गई, सिंप्लीफाइड वर्जन। आप इस इंफॉर्मेशन को ब्रैकेट में लो। ध्यान रखना, अभी तक हमने सिर्फ सिंप्लीफाई किया है। OLS के लिए डिफरेंशिएशन की जरूरत होती है, डिफरेंशिएशन अभी हमें करना है, ठीक है, क्लियर। ऑब्वियसली डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा? अननोन के रिस्पेक्ट में। अननोन कौन है? ऑब्वियसली जो आपके एस्टिमेटर्स हैं बीटा हैट। बीटा हैट के अंदर कौन कौन है? बीटा 1 हैट, बीटा 2 हैट, बीटा k हैट। तो यहाँ हम अलग अलग डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, एक ही डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू बीटा हैट। अब लिखो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू बीटा हैट। राइट डाउन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू बीटा हैट। लिखिए दैट इज डेल ट्रांसपोज डेल ई ट्रांसपोज ई डेल बीटा हैट। आपको मालूम है इसके अंदर कोई बीटा हैट की कोई टर्म ही नहीं है, तो जब टर्म ही नहीं है तो ऑब्वियसली डिफरेंशिएशन ज़ीरो आएगी। तो इसे ज़ीरो लिखो, लिखो माइनस, लिखा आपने, एक मिनट, मेरे हिसाब से मैंने ट्रांसपोज मिस कर दिया है, वो थोड़ा लिख लेना। -2 बीटा हैट ट्रांसपोज और क्या लिखा मैंने? एक्स ट्रांसपोज वाई। अब मुझे बताओ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको डिफरेंशिएशन बताई थी कि भाई ए ट्रांसपोज एक्स का डिफरेंशिएशन, ए ट्रांसपोज एक्स को या एक्स ट्रांसपोज ए को, एक ही बात, उसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ए आता है। यही बताया था मैंने आपको, ए ट्रांसपोज एक्स, रूल नंबर 1, ए ट्रांसपोज एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ए ट्रांसपोज एक्स, ठीक है। तो आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, क्लियर, तो आपको ए मिलेगा। ए कौन है? ऑब्वियसली एक्स ट्रांसपोज वाई आपकी है। मैं अभी थोड़ी देर के लिए प्रॉपर्ली आपको बता देता हूँ, एक मिनट। आप थोड़ी देर के लिए पहले इसको क्लोज करो, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग समझ में आए कि मैंने आपको डिफरेंशिएशन में 2 रूल्स बताए थे, उन दोनों रूल को हम इस पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। आपको एग्जामिनेशन में ये शो करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। मैंने आपको थोड़ी देर पहले लिख के दिया है रूल नंबर 1 में, ए ट्रांसपोज एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ए होता है। रूल नंबर 1 ये कहती है। इस पैटर्न को इस पे फिट करो, 2 आप पहले बाहर कर लो, इसे भूल जाओ, हमें इस पे डिफरेंशिएशन करनी। तो उस पैटर्न पे डेल बीटा हैट ट्रांसपोज एक्स ट्रांसपोज वाई विथ रिस्पेक्ट टू डेल बीटा हैट, या फिर यहाँ भी ये भी कह सकते हो आप डेल एक्स ट्रांसपोज, ये भी बताया था मैंने आपको, ये भी यही होती है। मुझे बताओ, मुझे बीटा हैट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करनी है, ठीक है। तो डेल बीटा हैट ट्रांसपोज एक्स ट्रांसपोज वाई, और इसको ऑब्जर्व करके देखो, ठीक है, क्लियर। तो आप मुझे बताओ कि रिजल्ट क्या है? बाय रिजल्ट तो ये कह रही है कि आप डिफरेंशिएशन पहले किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन है, ठीक है, और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन, और यहाँ क्या है? ट्रांसपोज है। तो वैसे ही देखो, हमने डिफरेंशिएशन किस रिस्पेक्ट में करना है? बीटा हैट के रिस्पेक्ट में, और यहाँ ट्रांसपोज है। आप इससे मैच करो तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा आपको। बाय डेल एक्स है डेल बीटा हैट, यहाँ क्या है? यहाँ है एक्स ट्रांसपोज, यहाँ है बीटा हैट ट्रांसपोज, और ये टर्म आपकी हो गई ए, तो ये आ जाएगी इज इक्वल टू एक्स ट्रांस, भाई लिखो ना, एक लिखा हुआ है इज इक्वल टू ए, तो ये आपकी हो गई बीटा हैट, यहाँ है एक्स, यहाँ है बीटा हैट ट्रांसपोज, तो यहाँ है एक्स ट्रांसपोज। तो ये जो ए वाला टर्म है ये आपकी ये वाली टर्म होगी। तो ये टर्म के लिए आप लिख लो इसे एक्स ट्रांसपोज वाई।
सो आप इसे लिख सकते हो एक्स ट्रांसपोज वाई। एक डिफरेंशिएशन मैंने आपको समझा दी रूल 1 से। अब आ जाइए रूल 2 से। यहीं मैं रूल 2 भी आपके लिए लिख रहा हूँ। क्या था डिफरेंशिएशन? डेल एक्स ट्रांसपोज ए एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डेल एक्स, ये रूल 2 थी हमारी, वो देगा रिजल्ट 2ax। अब उसके अकॉर्डिंग इसका डिफरेंशिएशन मुझे लिखनी, ठीक है? तो लिखो डेल बीटा हैट ट्रांसपोज एक्स ट्रांसपोज एक्स बीटा हैट, और नीचे लिखो डेल बीटा हैट। तो यहाँ देखो आपके पास एक्स ट्रांसपोज है, नीचे एक्स है, यहाँ क्या है? बीटा हैट ट्रांसपोज, यहाँ बीटा हैट है, लास्ट में एक्स है, यहाँ भी हमारे पास क्या है? बीटा हैट है। क्लियर? और बीच वाला टर्म ऑब्वियसली आपकी ए है। बीच वाला टर्म क्या है? इस ए से कंपेयर करोगे तो ये बीच वाला टर्म आएगा। क्लियर? तो आप एक्स ट्रांसपोज एक्स की जगह बीटा हैट ट्रांसपोज बीटा, और विथ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, उसके अकॉर्डिंग डेल बीटा हैट, और बीच वाला टर्म आप ऑब्वियसली आपकी ए है यहाँ। तो मुझे बताओ इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा? 2ax। तो ये आपकी हो गई 2a की जगह लिख दो एक्स ट्रांसपोज एक्स, और बीटा हैट की जगह क्या लिखोगे? सॉरी, एक्स की जगह क्या लिखोगे? बीटा हैट। तो आप इसे लिख सकते हो डिफरेंशिएशन प्लस 2 टाइम्स एक्स ट्रांसपोज एक्स इनटू बीटा हैट। ये दो डिफरेंशिएशन के रूल्स आपको यहाँ तक डिफरेंशिएट करवा देंगे। अब आप इसे क्लोज कर लो। अब आपको अच्छी तरह से मालूम है कि जब हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो डिफरेंशिएट करने के बाद उसे ज़ीरो पुट करते हैं, ठीक है? तो लिखिए पुट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। लिखिए पुट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, दैट इज डेल ट्रांसपोज ई with respect to del beta hat is equal to 0. This implies minus 2 times x transpose y plus 2 times x transpose x beta hat is equal to 0. Like this implies x transpose y is equal to x transpose x into beta hat. भाई आप इस 2 को उधर कर दो, कैंसिल आउट हो जाएगी आपकी, तो ये पोजीशन आएगी। इसे हम कहते हैं नॉर्मल इक्वेशन। बाय डिफरेंशिएट करने के बाद ज़ीरो पुट करना होता है, और ज़ीरो पुट करने के बाद जो भी इक्वेशन आती है उसे हम कहते हैं नॉर्मल इक्वेशंस। ऑब्वियसली ये नॉर्मल इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म है, लिख लिए नॉर्मल इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। अब आप यहाँ तक आपकी हो गई कि भाई हमने इसको ज़ीरो किया तो ये हमारी पोजीशन आई। अब आपने एक पढ़ा होगा 12th स्टैंडर्ड के अंदर कि भाई ax इज इक्वल टू बी। भाई आप इसे a को थोड़ी देर के लिए, ये a है आपका कैपिटल A, और ये x है और ये b है। तो ax इज इक्वल टू बी, देन x इज इक्वल टू क्या होता है? a इनवर्स b। देन x इज इक्वल टू क्या होगा? ऑब्वियसली a इनवर्स b। तो a इनवर्स का मतलब हो गया भाई ax इज इक्वल टू, मान लो ये a है और ये x है और ये b है, तो ax इज इक्वल टू b मीन्स x इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो इसका मतलब a इनवर्स का मतलब इसका इनवर्स होगा, और साथ में ये b मल्टीप्लाई होगा। लिखो दिस इम्प्लाइज बीटा हैट इज इक्वल टू x ट्रांसपोज x इनवर्स। भाई ax इज इक्वल टू b, then x is equal to a inverse into b। लिखो into x ट्रांसपोज y। आपको बीटा हैट निकालना था OLS से, वो मैंने आपके लिए डिराइव कर दिया। लिखिए वेयर बीटा हैट इज एन एस्टिमेटर ऑफ बीटा। लिख लिए वेयर बीटा हैट इज एन एस्टिमेटर ऑफ बीटा। ठीक है, क्लियर? वेयर बीटा हैट इज एन एस्टिमेटर ऑफ, क्या लिखा आपने? बीटा।
आप चाहो तो डबल डिफरेंशिएशन भी कर सकते हो। डबल डिफरेंशिएशन में ऑब्वियसली ये टर्म आपकी ज़ीरो हो जाएगी और ये टर्म आपकी रह जाएगी, ठीक है, क्लियर। तो ये टर्म आपकी रह जाएगी। तो यदि मैं डबल डिफरेंशिएशन में यदि आप इंटरेस्टेड हो तो मैं वो बातें रिमार्क में कर देता हूँ, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना आपको करने की ज़रूरत नहीं। तो वो वैसे तो बीटा हैट आपकी आ गई, लेकिन आपको मालूम है कि मिनिमाइज़ करना होता है, ठीक है। तो मिनिमाइजेशन के लिए ऑब्वियसली डबल डिफरेंशिएशन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ लिख लिए रिमार्क में कि यदि मैं डबल डिफरेंशिएट करूँ तो जाएगी डेल टू ई टी एक्स, सॉरी डेल टू, ये क्या है आपका ई ट्रांसपोज ई, तो लिखिए ई ट्रांसपोज ई, और क्या आएगा डेल बीटा हैट होल स्क्वायर इज इक्वल टू, मुझे बताओ ये टर्म में बीटा हैट है ही नहीं तो ऑब्वियसली ये ज़ीरो हो जाएगी। इस टर्म में बीटा हैट है जिसकी डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगी, तो ये आ जाएगी 2 टाइम्स एक्स ट्रांसपोज एक्स बीटा हैट। तो आप इसे लिखना चाहो तो लिख लो, ये आपकी हो जाएगी 2 टाइम्स एक्स ट्रांसपोज एक्स। आपको ये तो मैट्रिक्स है, ऑब्वियसली उसकी एक्स की साइज़ क्या थी n क्रॉस के, एक्स की साइज़ क्या थी n क्रॉस के, तो ये क्या हो गई k क्रॉस n, तो n कैंसिल आउट, मतलब k क्रॉस k की मैट्रिक्स होगी। ये मैट्रिक्स आपकी पॉजिटिव डेफिनेट होनी चाहिए, पॉजिटिव डेफिनेट। यदि आपको सॉल्यूशन चाहिए तो ये पॉजिटिव डेफिनेट होनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं नहीं तो कम से कम नॉन नेगेटिव डेफिनेट होने चाहिए, लेकिन नॉन नेगेटिव डेफिनेट आपके कोर्स में नहीं है। आप सीधा सोचो कि ये आपकी पॉजिटिव डेफिनेट होनी चाहिए। लिख ली विच मस्ट बी पॉजिटिव डेफिनेट, ठीक है भाई। मैट्रिक्स है तो पॉजिटिव डेफिनेट होनी चाहिए। मैट्रिक्स में तो वही कंसेप्ट आती है, पॉजिटिव डेफिनेट नेगेटिव। एक बार मैट्रिक्स में डेफिनेट का कंसेप्ट एक बार जो रिवाइज कर लीजिएगा, आपने उसे आई थिंक सेमेस्टर 2 के अंदर कर रखा है, ठीक है, सेमेस्टर 2 के अंदर कर रखा। यदि आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है या रादर से हैमंड से थोड़ा देख लीजिएगा जो भी आपकी बुक है, तो वहाँ से, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं उसके कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू उल्ड्रिच में पॉजिटिव डेफिनेट नेगेटिव डेफिनेट का मैट्रिक्स अप्रोच में यूज़ किया गया। तो मैंने आपसे क्या कहा कि ये पॉजिटिव डेफिनेट होनी चाहिए, तो लिखिए विच मस्ट बी पॉजिटिव डेफिनेट, ठीक है। तो यदि पॉजिटिव डेफिनेट होगी तो उस केस में क्लियर आपकी जो ये क्या कहते हैं, हाँ आपकी जो है ई ट्रांसपोज ई मिनिमम होगी एट बीटा हैट। लिख ली विच मस्ट बी पॉजिटिव डेफिनेट, लिखे देन ई ट्रांसपोज ई विल बी मिनिमम, लिखिए विल बी मिनिमम एट बीटा हैट, विल बी मिनिमम एट बीटा हैट। ऑल्दो मैंने आपसे क्या कहा कि डबल डिफरेंशिएशन की इन जनरल ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपके नॉलेज के लिए बता दिया है कि जो मैट्रिक्स निकल के आनी चाहिए वो पॉजिटिव डेफिनेट होनी चाहिए, या कुछ लोग कहते हैं इवन ज़ीरो भी चल सकता है, लेकिन ज़ीरो वाला केस आपके कोर्स में नहीं है। तो आपके कोर्स में जब ज़ीरो का केस नहीं है तो ज़ीरो आप भूल जाओ, ये हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए। और यदि ग्रेटर देन ज़ीरो है तो पॉजिटिव डेफिनेट है। आपको मालूम है पॉजिटिव होने से डबल डिफरेंशिएशन मिनिमम होता है। इसका मतलब ई ट्रांसपोज ई तभी मिनिमम होगा बीटा हैट पे जब ये आपकी क्या होगी पॉजिटिव होगी। क्लियर यहाँ तक? एक बात आपको ये समझनी है, एक माइनर सी बात और मैं आपके लिए अभी लिख देता हूँ जो कि वोल्ड्रिच के अंदर है, रादर से आपके रीडिंग के अंदर है। भाई हमारे पास नॉर्मल इक्वेशन से क्या आया, लिखो वी हैव फ्रॉम नॉर्मल इक्वेशन, हमारे पास नॉर्मल इक्वेशन से ये आया एक्स ट्रांसपोज एक्स बीटा हैट इज इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज वाई। आप इस एक्स ट्रांसपोज वाई को लेफ्ट साइड करो, लिखो एक्स ट्रांसपोज एक्स बीटा हैट माइनस एक्स ट्रांसपोज वाई इज इक्वल टू 0। जस्ट अ मिनट, रिवर्स लिखते तो दैट वुड बी मच बेटर। चलिए आप इसे यदि रिवर्स लिखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऑल्दो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी बेटर है
कि आप इसे लिखो एक्स ट्रांसपोज वाई माइनस एक्स ट्रांसपोज एक्स बीटा हैट इज इक्वल टू 0। अब देखो एक्स ट्रांसपोज फ्रंट में भी है, यहाँ भी एक्स ट्रांसपोज फ्रंट में है, तो एक्स ट्रांसपोज आप कॉमन ले सकते हो, ठीक है। तो आप कॉमन लोगे एक्स ट्रांसपोज, तो यहाँ आपकी वाई रह जाएगी और यहाँ आपकी एक्स बीटा हैट रह जाएगी इज इक्वल टू 0। आपको अच्छी तरह से मालूम है y इज इक्वल टू एक्स बीटा हैट होती है प्लस ई होती है। इक्वेशन 2 के अंदर देखो जो ऊपर आपने टॉप पे लिख रखा है, रादर से y इज इक्वल टू एक्स बीटा हैट प्लस ई। तो मुझे बताओ y माइनस एक्स बीटा हैट क्या होगी? ऑब्वियसली लिखो दिस इम्प्लाइज एक्स ट्रांसपोज, ये आपकी टर्म ई है, ई इज इक्वल टू 0। इस इंफॉर्मेशन को वो कुछ जगह यूज़ कर रहे हैं, ऑल्दो ये बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन नहीं है, माइनर इंफॉर्मेशन है, लेकिन हाँ किसी क्वेश्चन में यूज़ होगा तो हम उसे यूज़ करेंगे। क्लियर? तो आज यहीं के लिए मैं रुक रहा हूँ, बाकी मैं जो आपने OLS किया इस पर कुछ क्वेश्चंस की पहले प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। और फिर जो आपके बुक में है मेन, मुझे जो अपेरेंटली लग रहा है वो आपके एग्जामिनेशन में आएगा, गॉस मार्कोव थ्योरम, ठीक है। यदि आप मुझसे पूछोगे, वैसे तो मैं आपको डिटेल में थोड़ा पढ़ा देता हूँ, लेकिन आप मुझसे पूछोगे आएगा क्या 10 मार्क्स का क्वेश्चन, तो मुझे गॉस मार्कोव थ्योरम छोड़कर आपके बुक में अभी इस स्टैंडर्ड के लिए, रादर से आपके बैच के लिए जब फर्स्ट टाइम रीडिंग चेंज हो रही है, ठीक है, या सेकेंड टाइम जो भी होगी आपके आगे के लिए, तो गॉस मार्कोव सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये ध्यान रखिएगा, गॉस मार्कोव इन मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है, उसका डेरिवेशन आपको करना ही करना है। उस डेरिवेशन में ही मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा आपका कंपलसरी। एक रफ आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे आएगा क्या आएगा ये तो यूनिवर्सिटी का काम है, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक रफ आइडिया बताया। आज के लिए तक।